नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मैं धरती की आधी आबादी की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हूँ। धरती की कहें, हिंदुस्तान की कहें, आधी आबादी इंसानों में महिलाएं जो हैं वो कहाँ पहुँची हैं। बच्चों को जन्म देती हैं, घर को चलाती हैं, खेत में काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, कारखानों में काम करती हैं। अगर रूस जैसे देश की महिलाएं हैं तो वो बुलडोज़र और क्रेन भी चलाती हैं। महिलाएं अंतरिक्ष में भी जा रही हैं। महिलाएं डॉक्टर हैं, महिलाएं जंग के मोर्चे पर काम कर रही हैं। सभी तरह के काम महिलाएं कर रही हैं, जो काम आदमी नहीं कर सकते। बच्चों को जन्म देना, बच्चों को बड़ा करना, परिवार की देखभाल करना, उसको भी महिला कर रही है और उसको कामकाजी भी नहीं गिना जाता। अगर वो घर के काम कर रही है तो कहा जाता है वो कोई काम नहीं करती है। जैसे कि कोई बोतल से निकला हुआ जिन्न पूरे घर की सफाई कर दे, पूरे घर का खाना बना दे, बूढ़ों और बच्चों का ख्याल रख ले, और जब आदमी कमा कर घर लौटे या बिना कमाए घर लौटे तो उसके जुल्म सहने को भी बर्दाश्त हो। महिलाओं की हालत कुल मिलाकर अच्छी नहीं है, दुनिया में कहीं भी अच्छी नहीं है। ये ज़रूर है कि यूरोप, अमेरिका जैसे कुछ ऐसे देश और इलाके हैं जहाँ पर महिलाओं को बराबरी का हक मिलता है। मैंने तो एक दिलचस्प बात देखी, बतलाता हूँ आपको। मैं फ़िलिस्तीन के रास्ते में ईरान से कई दिन गुजरा। वही ईरान जहाँ भी महिलाओं का बड़ा आंदोलन चल रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है, उसमें महिलाओं का हिजाब बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उस ईरान में कई दिन हम गुजरे। वहाँ हम जगह जगह पर रुके, कुछ दफ्तरों में जाकर हमने थोड़ा बहुत काम भी किया, महिलाओं से थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई। यूनिवर्सिटी की कुछ स्टूडेंट्स वो साथ में भी रहीं। काम खूब करती हैं वहाँ की ईरानी महिलाएं। आज चाहे जो माहौल है, अगर वो हिजाब लगा कर रखती हैं, अगर दफ्तर के अलग कमरे में बैठकर खाती हैं, तो वो बाकी फैशन भी करती हैं। जीन्स पहनती हैं, वो नेल पॉलिश लगा सकती हैं, वो लिपस्टिक लगा सकती हैं, वो धूप के चश्मे पहनती हैं। केवल हिजाब को लेकर वहाँ की सरकार का दुराग्रह है। लेकिन ईरान की महिलाएं काम खूब करती हैं, खासकर नई पढ़ी लिखी पीढ़ी जो है बहुत काम करती है। लेकिन मैं जब देख रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ के एक ताज़ा सर्वे के आंकड़े, वो बड़े दिलचस्प हैं और बड़ा निराश भी करते हैं। 141 देश ऐसे हैं जहाँ पे देश की जो सरकार है उसके मंत्रिमंडल में 1/3 से भी कम महिलाएं हैं। 141 ऐसे देश हैं। इन 141 देशों की बात करें तो 113 देश ऐसे हैं, 113 देश जहां पे कभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, कभी कोई महिला नहीं रही। ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं, देखते चलिए। आधी आबादी की बात हो रही है। इस आधी आबादी से जुड़े हुए आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको। जितने राष्ट्रीय संसद हैं, दो तरह की संसद रहती है। रीजनल पार्लियामेंट भी कहते हैं, स्टेट पार्लियामेंट कहते हैं, कहीं नेशनल असेंबली कहते हैं। राष्ट्र की जो संसद है उसमें कुल 27% महिलाएं हैं, 27 से कम ही हैं जरा सी। कुल 6 देश ऐसे हैं जहां पर संसद में 50% या उससे अधिक महिलाएं हैं। इनमें अफ्रीका का देश रवांडा भी है। 61% महिलाएं वहाँ की संसद में हैं। कौन सी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है जिसकी वजह से एक अफ्रीकी देश रवांडा में 61% महिलाएं पार्लियामेंट में हैं। इनमें क्यूबा भी है। क्यूबा जिसका कि अमेरिका बहिष्कार करता है कि ये वामपंथी साम्यवादी देश है, वहाँ पर 56% हैं महिलाएं पार्लियामेंट में। निकरागुआ में 54%। और तो और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ पे 50% महिलाएं पार्लियामेंट में हैं।
खैर, हिंदुस्तान का मैं नहीं जानता अभी, लेकिन हिंदुस्तान की हालत मैं आपको बतला सकता हूँ। हिंदुस्तान की लोकसभा में 543 सदस्य हैं। 2019 के चुनाव में 78 महिलाएं थी जो जीत कर आई थी वहाँ पर। इस बार वो 74 रह गई हैं। देखना पड़ेगा कि मुस्लिम तेजी से घट रहे हैं कि महिलाएं तेजी से घट रही हैं। दोनों ही अलग अलग नज़रियों से अल्पसंख्यक हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। इन आंकड़ों से परे का भी सोच रहा हूँ। भारत के बारे में आंकड़े बतला रहे हैं कि अभी तक कुल 2 महिलाएं राष्ट्रपति बन पाई हैं, प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू। 35 बार भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने गए। केवल 3 बार महिलाएं इन पदों पर बैठी हैं। 2 बार इंदिरा गांधी बैठी और 2 महिलाएं ये राष्ट्रपति के पद पर बैठी। मोदी कैबिनेट में अभी 32 कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें कुल 2 महिलाएं हैं। 32 में 2। क्यों मुझको ऐसा लग रहा है कि ये अनुपात जो है लोकसभा में पहुंचने वाली महिलाओं के अनुपात से भी कम है। 32 में से 2। 46 राज्य मंत्री हैं, जिसमें कुल 5 महिलाएं हैं। अब मैं इन आंकड़ों से थोड़ा परे भी बात करता हूँ। आंकड़े कितना सुनेंगे आप भी। मुझको ऐसा ध्यान पड़ता है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है, ये भारत के पड़ोस के देशों वाला ये हिस्सा जो है, जो तरह तरह से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, इसमें एक अजीब बात है, मैं बतलाता हूँ आपको, सोच के देखिएगा। पाकिस्तान में महिला प्रधानमंत्री रही बेनज़ीर भुट्टो। श्रीलंका में महिला प्रधानमंत्री रही सिरिमाओ भंडारनायके। बांग्लादेश में 2 महिला प्रधानमंत्री रहीं, अभी शेख हसीना वहाँ पर हैं। हिंदुस्तान में 2 बार इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री रहीं। कुछ है यहाँ पर कि यहाँ पर महिला प्रधानमंत्री रहती हैं। बांग्लादेश में खालिदा जिया और शेख हसीना जो अभी प्रधानमंत्री हैं, 2 महिला प्रधानमंत्री हुई। हिंदुस्तान का मैं आपको बतला ही चुका हूँ, पाकिस्तान का बतला ही चुका हूँ। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं देखता हूँ हिंदुस्तान और पड़ोसी देशों में। इंदिरा गांधी नेहरू की बेटी थी, वहाँ से राजनीति में उनका आना हुआ। नेहरू के गुजरने के बाद 2 साल के भीतर अगले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गुजर गए और जिम्मा आ गया इंदिरा गांधी पर, जो कि नेहरू की बेटी नहीं रहती तो नहीं आया रहता। मैं अभी कुनबा परस्ती पे उस तरह से नहीं जा रहा हूँ जो हिंदुस्तान में बात हो रही है। ये जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें भी कुनबा परस्ती का इससे और बुरा हाल है। तो इंदिरा गांधी नेहरू की बेटी होने की वजह से राजनीति में थी, पहले से सरकारी कामकाज देखती थी नेहरू के तरफ से घर पे आने जाने वाले मेहमानों का। वो प्रधानमंत्री जल्दी बन गई। दूसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो के पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। मैं श्रीलंका की बात करूं तो सिरिमाओ भंडारनायके के पति जो थे वो प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री की पत्नी होने के नाते उनको ये मौका मिला था, वो भी एक वजह थी। मैं ऐसा नहीं कहता वो खुद काबिल नहीं थी। बांग्लादेश की जो शेख हसीना अभी हैं, आपने देखा होगा दिल्ली आई थी मोदी के शपथ ग्रहण में, तो सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल ये लोग जाकर उनसे मिले थे। मिलने की वजह एक दूसरी थी कि जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़कर पूर्वी पाकिस्तान वाले हिस्से को बांग्लादेश बनाया था और शेख मुजीबुर रहमान को पहला प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी, भारत का बड़ा योगदान था। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं शेख हसीना। ये भी वजह थी सोनिया अपने परिवार सहित मिलने के लिए गई, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा गांधी का बड़ा हाथ था। अमेरिका अपना फौजी जहाज भेज रहा था,
बहुत तरह के नाटक चल रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी दमखम वाली महिला थी। उन्होंने किया था, बांग्लादेश बना दिया पाकिस्तान को तोड़कर। इसी तरीके से श्रीमा भंडारनायके के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगर मैं जो देख रहा हूँ विकिपीडिया कि शी वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। उस समय सीलोन कहलाता था, 1960 की बात है। इजराइल, गोल्डा मायर नाम है, अगर मैं ठीक याद है मुझको, तो वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अमेरिका 250 साल का लोकतंत्र है, निर्वाचित लोकतंत्र है 250 साल का। आज तक एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है वहाँ पे। हिलेरी क्लिंटन एक कैंडिडेट थी, महिला कैंडिडेट थी, राष्ट्रपति पद के लिए नहीं जीत पाई थी। अभी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं वहाँ पर। एक ऐसी संभावना, आशंका, गुंजाइश ये बनती है कि कोई एक ऐसी नौबत आ सकती है जब कमला हैरिस वहाँ की राष्ट्रपति बन जाएं। चुनाव में तो नहीं बनेंगी, लेकिन बाद में कोई ऐसी नौबत आ सकती है कि राष्ट्रपति जो बने, अगर वो डेमोक्रेटिक पार्टी के रहते हैं, जो बाइडन जो कैंडिडेट दिख रहे हैं जाहिर तौर पर, वो किसी वजह से काम न कर पाएं तो वहाँ प्रावधान है ऐसा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने का। वो एक बिना चुनाव लड़े, बिना जीते वो बन सकती हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति हैं। मैं ब्रिटेन को देखता हूँ, मार्गरेट थैचर, जिनको आयरन लेडी कहा जाता था, बुलंद नीतियाँ थी उनकी। मैं नीतियों से सहमत नहीं हूँ, नीतियों को लेके तो लोगों को वहाँ पर थैचराइट कहा जाता है। मार्गरेट थैचर के सोच के लोग, विचारधारा के लोग, उनको अच्छा नहीं माना जाता है थैचराइट शब्द को, लेकिन रही वो। ऐसा अलग अलग कई जगहों पर रही है महिलाएं। लेकिन कुल मिलाकर अगर आंकड़े देखें तो ये आंकड़े बड़ा हौसला नहीं बढ़ाते हैं। मैं हिंदुस्तान में देखता हूँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, 2 बार बनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी नेता रही हो, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री वो नेहरू की बेटी होने के कारण बनी थी। मैं इसको कहने में मुझको कोई हिचक नहीं है, हो सकता है कांग्रेस को ये बात पसंद ना आए, लेकिन मैं देखता हूँ कि उनसे नीचे राज्यों के मुख्यमंत्री अगर मैं देखूं, कौन कौन मुख्यमंत्री रह चुके हैं राज्यों के, महिलाएं कौन कौन रह चुकी हैं, तो मुझको कुछ एक ऐसी महिलाएं दिखती है जो बिना पारिवारिक पृष्ठभूमि के अपने दम पर अकेले मुख्यमंत्री बनी। सुषमा स्वराज उनमें से एक थी, उनमें उमा भारती एक थी, बिना पारिवारिक पृष्ठभूमि के आई थी। लेकिन अधिकतर लोगों को अगर हम देखें तो उनकी किसी न किसी तरह की पारिवारिक या निजी संबंधों वाली एक पृष्ठभूमि थी, जिसकी वजह से महिलाएं हिंदुस्तान की राजनीति में मुख्यमंत्री बन पाई। हम जयललिता को देखें तो जयललिता के वहाँ के एक सबसे बड़े नेता एमजी रामकृष्णन, उनसे बड़े गहरे ताल्लुकात थे। कैसे ताल्लुकात थे मैं अधिक कहूँगा तो कोई एक आपत्ति आ सकती है, आप समझ सकते हैं कैसे ताल्लुकात थे। दोनों फिल्मों में लीड रोल भी करते थे। तो जयललिता उन्हीं की आगे बढ़ाई हुई थी, उनको भी विरासत में मिली थी, पारिवारिक न सही, निजी संबंधों की विरासत में एमजीआर से मिली थी उनको, चीफ मिनिस्टरशिप तमिलनाडु की। हम दूसरा देखें मायावती, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहीं, तो मायावती के साथ भी यही था कि कांशीराम की सबसे पसंदीदा शागिर्द थीं वो, उनके बढ़ाए हुए आगे बढ़ी थीं। लेकिन मैं उसको फिर भी कुनबा परस्ती या परिवार वाली बात नहीं कहूँगा। एक महिला अपने दमखम पे आगे बढ़ी, राजनीतिक गुरु कोई भी हो सकते हैं। उनके संबंध भी कांशीराम से शायद एमजीआर और जयललिता के संबंधों से अलग रहे होंगे। कश्मीर में देखता हूँ मैं, महबूबा बनी थी, महबूबा मुफ्ती सईद, उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके थे, वहाँ के केंद्रीय मंत्री रह चुके थे।
तो वो पारिवारिक विरासत की वजह से वो वहाँ बन पाई थी मुख्यमंत्री। सोनिया गांधी के पास ये मौका आया था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल के सर्वसम्मत फैसले को ठुकराते हुए प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। उस समय मुझको लगता है कि सुषमा स्वराज और एक हाथ कोई और सांसद थी, इनको सिर मुंडाने का और फर्श पे सोने का और चने खा के जिंदा रहने का मौका नहीं मिल पाया। उन्होंने घोषणा की थी कुछ ऐसी कि अगर सोनिया गांधी बन जाएंगी प्रधानमंत्री तो वो सिर मुंडा लेंगी और फर्श पे सोएंगी, सन्यासी जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसा कुछ था। मुझको लगता है सोनिया गांधी को शायद उस बात पे भी रहम आई होगी, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया कि क्यों किसी का उनकी वजह से सिर मुंडाए। लेकिन मैं एक व्यापक बात, नामों से परे, आंकड़ों के बाद मैं नामों पे आया, अब नामों से परे एक बात पर आता हूँ। महिलाओं को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी किसी की नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 10 मिनट के फैसले में नोटबंदी उन्होंने लागू की थी, मंत्रिमंडल को बताया था और 10 मिनट में नोटबंदी लागू हो गई थी। ऐसे बहुत सारे फैसले उन्होंने किए, बड़े बड़े फैसले किए उन्होंने। लेकिन महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला जो कि चले आ रहा था, कई पार्लियामेंट से चले आ रहा था, कई सत्रों से चले आ रहा था, वो उन्होंने दिया तो ऐसा दिया, उसको घुमा फिरा के इतने पेंच डाले उसमें कि जब 2026 में कोई जनगणना होगी, उस जनगणना के आधार पे जब संसद की सीटों का डिलिमिटेशन होगा, कुछ होगा ऐसा, उसके बाद जाके महिला आरक्षण लागू होगा। तो लोगों का कहना है कि 2030, 34, 35 तक लागू हो पाएगा। उन्होंने देने की नीयत दिखाई, दिया नहीं। नतीजा यही है कि इस लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण शब्द भी मुझको तो भाजपा के प्रचार में सुनाई नहीं दिया। आपको दिया हो तो बतलाइएगा मुझको। तो उन्होंने इतने अनमने ढंग से, आधे मन से दिया महिला आरक्षण, जिसमें पता नहीं 10 साल लगेगा कि कितना साल लगेगा उसमें महिला आरक्षण लागू होने में। राहुल गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी को लोकसभा में, आप इसको कल सुबह से लागू कर दीजिए। साथ थी कांग्रेस पार्टी, मोदी का एनडीए, पिछली पार्लियामेंट में तो और ज़्यादा सीटें थी उनके पास, और कांग्रेस ने कहा हम साथ देंगे, महिला आरक्षण पे साथ भी दिया। राहुल गांधी ने कहा कल सवेरे से लागू कीजिए, अगर हुआ रहता तो अभी जो लोकसभा में 78 से घट के 74 रह गई हैं, तो आज 25%, 30% महिलाएं वहां पर रहती। नहीं किया नरेंद्र मोदी ने ऐसा, मैं नहीं जानता क्यों नहीं किया। ये राजनीतिक फैसला था, क्या भाजपा के पास उतनी महिला उम्मीदवार नहीं थी? कोई भी पार्टी जो सत्ता में रहती है इतने बड़े फैसले के पहले देखती है कि इस फैसले से उसकी खुद की चुनावी जीत की संभावनाओं पे क्या असर होगा। क्या मोदी को ऐसा सर्वे मिला था कि भाजपा की महिला उम्मीदवार उतनी ज़्यादा नहीं जुट पाएंगी, इसलिए उन्होंने देर की, अगले 5 साल 10 साल में और महिला उम्मीदवारों को तैयार करेंगे। मोदी बहुत माहिर हैं चुनाव लड़ने में, बहुत बड़ी पक्की रणनीति उनकी रहती है। लेकिन फिलहाल महिला आरक्षण मुद्दा बना हुआ था, मुद्दा बना है। मेरा एक बड़ा दिलचस्प मेरा सोचना है, जब पंचायतों में, छोटी छोटी पंचायत है, गांव की पंचायत, उसका आरक्षण भी होता है, महिला आरक्षण होता है, जाति आरक्षण होता है, एसटी, एससी, ओबीसी, सब तरह का आरक्षण होता है। इतने आरक्षण के बाद भी वहां पे महिलाएं मिल जाती हैं। एक गांव में, छोटा सा गांव है, उसमें भी पंचायत में एसटी या एससी या ओबीसी महिला मिल जाती है। इतनी बड़ी बड़ी विधानसभा सीटें हैं, एक के भीतर जाने कितने दर्जनों पंचायतें आती हैं। बड़ी बड़ी लोकसभा सीटें हैं, एक के तहत 8-9 विधानसभा सीटें आती है एक लोकसभा सीट में, एक एक के भीतर दर्जनों पंचायतें आती हैं।
क्यों नहीं हो सकता था ये? अगले दिन कर देते लागू। क्यों मोदी ने ऐसा किया? मोदी तो माने जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। अगर कर देते तो विपक्ष पे इससे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कुछ नहीं होता। अयोध्या ने भी उतने वोट नहीं दिलाए जितने कि महिला आरक्षण अगर इस चुनाव में लागू हुआ रहता, 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो रामलला से अधिक कृपा रामलला की मां की होती। माता कौशल्या की कृपा और अधिक हो गई रहती बीजेपी के ऊपर। नहीं कर पाए मोदी। क्यों नहीं कर पाए मैं तो अभी तक समझ नहीं पाया हूं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। खैर, मैं इस बात को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता कि किसी देश में महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने। मैं इस बात को महत्वपूर्ण मानता हूं कि जितने निर्वाचित पद हैं उन पर बराबरी से महिलाएं आ रही हैं कि नहीं। अगर बराबरी से नहीं आ रही हैं तो ऐसे चुनाव नियम बनाना चाहिए कि पार्टी बराबरी की टिकटें दे महिलाओं को। अगर चुनाव आयोग सीटों को आरक्षित नहीं कर सकता है तो पार्टियों पे ये शर्त लादी जा सकती है कि वो आधी सीटें महिलाओं को दे। लेकिन उसमें भी लोग गड़बड़ करते हैं, बेईमानी करते हैं, जैसे कांग्रेस ने यूपी में किया। प्रियंका गांधी इंचार्ज थी वहाँ पिछले विधानसभा चुनाव की। प्रियंका का नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% टिकटें महिलाओं को दी जाएगी, और दी उन्होंने। उनको मालूम था कि 2 या 3 या 4 सीटें जीतना है। ऐसे चुनाव में क्या फर्क पड़ता है कि 40% सीटें महिलाओं को दे दो। उसके तुरंत बाद पंजाब और कुछ दूसरी जगह चुनाव हुआ, कांग्रेस ने कहीं ये दरिया दिली नहीं दिखाई। जिसके 3 सबसे बड़े नेताओं में से 2 महिलाएं हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। महिलाओं को मौका नहीं दिया। मैंने कोशिश की थी कि छत्तीसगढ़ में मिल जाए 40% टिकटें विधानसभा चुनाव की महिलाओं को। तो मुख्यमंत्री उस वक्त के थे भूपेश बघेल जी। उनसे जब मैंने कहा, कुछ लोगों के बीच ही कहा था ये, मैंने उनसे पूछा था, तो एक किस्म से वो अनमने हो गए थे इस सवाल से कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये 40% यहाँ पर कैसे महिलाओं को दे देंगे टिकटें। तो यूपी में दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि हार तय थी इसलिए दे दी। जहाँ सरकार बनने की संभावना है वहाँ महिलाओं पे दांव नहीं लगाएंगे। ये कांग्रेस ने किया था। दूसरी पार्टियों ने 40-40% की कोई बात नहीं की। मेरा ये मानना है कि जो महिलाएं सत्ता तक पहुंच जाती हैं, ये बात केवल महिलाओं पे लागू नहीं होती है। जो ST-SC कम्युनिटी के जो लोग सत्ता पे पहुंच जाते हैं, OBC के जो लोग सत्ता पर पहुंच जाते हैं, जो अल्पसंख्यक ईसाई, मुस्लिम, सिख जो सत्ता तक पहुंच जाते हैं, उनमें सत्ता के गुण आ जाते हैं। वो फिर अपने तबकों के सही प्रतिनिधि नहीं रह जाते। जो महिलाएं सत्ता पे पहुंच जाती हैं वो महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल कर लें, ऐसा मुझको नहीं देखने मिला है। आपको ध्यान है बीच में हिंदुस्तान में महिलाओं पे जुल्म की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी। आपको ध्यान है मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ था? अभी मैं जरा भी बोलूँगा यूट्यूब इसको रोक देगा। आपको मालूम है क्या हुआ था? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं इस देश की। वहाँ भी आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ था मणिपुर में। ये भी आदिवासी महिला हैं। आदिवासी महिला होने के कारण राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। मुंह भी नहीं खोला। मैं अगर रहता द्रौपदी मुर्मू की जगह, मैं ये नहीं कहता मैं उनसे ज़्यादा समझदार हूँ, वो ज़्यादा समझदार हैं। मैं रहता तो मैं मुंह खोल के कहता, मैं प्रधानमंत्री को बुलवाता और कहता कि क्या हो रहा है मणिपुर में। राष्ट्रपति का न केवल संवैधानिक अधिकार है बल्कि उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। तो एक महिला जब राष्ट्रपति पद पे पहुंच गई तो मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ उसको देखकर पूरा हिंदुस्तान हिल गया, सुप्रीम कोर्ट हिल गया, पूरी दुनिया हिल गई। प्रधानमंत्री ने उसके लिए 140 करोड़ जनता को जवाबदेह ठहरा दिया बराबरी का।
तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी मणिपुर की घटनाओं की जिम्मेदारी 1/140 करोड़ रह गई थी। कुछ नहीं किया द्रौपदी मुर्मू ने। मैं मुख्यमंत्रियों के नाम गिना रहा था, एक महत्वपूर्ण नाम मैं गिनाना रह गया था मुझसे, ममता बनर्जी। बिना पारिवारिक पृष्ठभूमि के वो आई, एक से ज़्यादा बार वो जीत के आई, मुख्यमंत्री बनी वहाँ से, अभी भी हैं मुख्यमंत्री वो। लेकिन उनके पहले कार्यकाल में जब एक बलात्कार हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा ये राजनीतिक साजिश है। ऐसा ही कहा था आजम खान ने, समाजवादी नेता यूपी के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा करवाया था और तकरीबन जुबानी फटकार लगाते हुए घुटनों पे खड़ा करवा के उनसे माफ़ी मंगवाई थी वहाँ से, वरना जेल भेज देंगे। ममता बनर्जी के साथ रियायत की है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई नोटिस नहीं दिया, बुलाया नहीं। ममता ने यही कहा था। मुझको लगता है कि महिला जब सत्ता में पहुंच जाती है तो वो महिला नहीं रह जाती, वो सत्ता रह जाती है। ये एक फ़र्क है। अब ये कैसे दूर होगा मुझको नहीं मालूम। ऐसा भी नहीं कि मैं महिला आरक्षण के खिलाफ हूँ, मैं तो चाहता हूँ महिला आरक्षण लागू हो। ऐसे ही मैं देखता हूँ कि किसी आरक्षित वर्ग के लोग जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका भी अपने तबके के लिए हमदर्दी घट जाती है। सत्ता शायद संवेदनशीलता को कम कर देती है। सिंहासन पे जब हाथ टिकते हैं तो हाथ उतने संवेदनशील नहीं रह जाते। खैर, आज की बात मैंने शुरू की थी यहाँ पर कि दुनिया के कितने देशों में, 141 देशों के कैबिनेट में 1/3 से कम महिलाएं हैं। हिंदुस्तान में तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। कितनी है मैं बतला देता हूँ आपको। 32 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 6% हैं टोटल, कुल 6% हैं कैबिनेट में, कैबिनेट मिनिस्टर महिलाएं। और 46 राज्य मंत्रियों में 5, तो ये करीब 11% हैं, समझ लीजिए। 12%, 11%, इतना खराब हाल है। आपको ये सोचना है, और मैं अभी इस बात को एक खास वजह से उठा रहा हूँ। जो महिलाओं के हक के हिमायती हैं, मेरे सरीखे, उन लोगों को चाहिए कि आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, पुरुषों को आगे बढ़ाएं, महिला आरक्षण की बात करें। महिला आरक्षण उतना पीछे ढकेलना ठीक नहीं है कि जब जनगणना हो जाएगी, डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। न होगा 9 मन तेल, न छोड़िए उसको। तो मेरा ये कहना है कि आज इस देश से अगर ये मांग उठती है, और मेरा एक ख्याल है कि संसद में कोई भी व्यक्ति एक अशासकीय संकल्प ला सकते हैं कि महिला आरक्षण को बाकी जटिलताओं से अलग करके तुरंत लागू कर दिया जाए। मैंने उसको बड़ा पढ़ा है। मेरी सीमित समझ में असीमित पढ़ने का नतीजा ये है, उसमें कोई भी रोक नहीं है। महिला आरक्षण अभी लागू हो सकता है। मोदी कैबिनेट में महिलाएं नहीं हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों में महिलाएं नहीं हैं, सांसदों विधायकों में महिलाएं बहुत कम हैं। ज़रूरत है कि महिला आरक्षण को लागू किया जाए। अगर अभी लागू हो जाएगा, कोई रोक नहीं है कि मोदी ने जो किया था उसमें संशोधन नहीं हो सकता। पूरी तरह से संशोधन हो सकता है। हिंदुस्तान के संविधान में 74-72 तक का तो मुझको उस समय याद है, पुराना इंदिरा गांधी के समय का। अभी जाने कितने हो गए होंगे। तो ये संशोधन होना चाहिए और महिला आरक्षण को जनगणना से, डिलिमिटेशन से नहीं जोड़ना चाहिए। महिला आरक्षण को अभी लागू कर देना चाहिए। मोदी की अपनी संसद तो बन ही चुकी है, लेकिन जो राज्यों के चुनाव अभी होने हैं उनमें महिला आरक्षण को तुरंत लागू करना चाहिए। कानून संसद के लिए भी बनाना चाहिए, उसकी नौबत 5 बरस बाद आएगी, लेकिन इसको अभी तुरंत लागू कर देना चाहिए राज्यों के चुनाव को। अगर नरेंद्र मोदी के
दिल दिमाग में कोई दुविधा होगी कि इससे राजनीतिक फायदा होगा या नुकसान होगा, तो मैं उनका समर्थक या विरोधी हुए बिना एक निष्पक्ष व्यक्ति की हैसियत से मैं उनसे कह रहा हूं कि इससे बड़ा फायदा उनको राज्यों के आने वाले चुनाव में कुछ भी नहीं होगा। सोच के देखिएगा आप, संवैधानिक रूप से ये बिल्कुल मुमकिन है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। राहुल गांधी कह ही चुके हैं, जो अभी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, उसी दिन बोले थे कल सवेरे से लागू करो इसको। मोदी को चाहिए कि पहल करें, और नहीं करते हैं तो मुझको लगता है कि कांग्रेस के किसी व्यक्ति को एक अशासकीय संकल्प रखना चाहिए, ताकि ये साबित हो कि मोदी आज देने की हालत में है लेकिन नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है, जो विधेयक उस समय पास हुआ है उसमें संशोधन भर करना है और महिलाओं को बेहतर हक मिलने लगेगा कल से जो भी विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो हमारे एडिटोरियल लाइक कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी लिखिएगा, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाइएगा। हमें से हर किसी का जन्म महिलाओं से हुआ है, उनके हक के लिए हमको बात करनी चाहिए। इस लिंक को भी आगे भेजिएगा आप लोगों को। एक छोटी सी सलाह चलते चलते, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। बाकी किस्सा मैं कई बार बता चुका हूँ कि कैंसर कैसे आपके भीतर बैठ के लाइव लोकेशन भेजेगा ऊपर, वहाँ से भैंसा चलाते हुए एक आदमी आएगा, ले जाएगा आपको। सोच के देखिएगा। और आपको एक बात बताऊं मैं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के बीच मौत के बाद एक कोई गरुड़ पुराण या ऐसा कोई चीज़ पढ़ा जाता है, उसमें तरह तरह से लिखा हुआ है कि ऊपर नर्क में कैसे कैसे तकलीफ दी जाती है, ऐसा कुछ लिखा है उसमें। मुझको हल्का सा याद पड़ रहा है, उसको भी पढ़ के देखिएगा। आप नहीं जाना चाहेंगे ऊपर। और यहाँ बने रहने के लिए ज़रूरी है कि तंबाकू छोड़ें। फिर मिलते हैं।